कुछ ना इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स होती हैं रिवैल्यूएशन की, तो वो आज हम देखेंगे। थोड़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं रिवैल्यूएशन की। ठीक है, जैसे ना 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा पेपर में, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। वैसे तो जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना, वो बहुत ईजी होते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं। बट क्या होता है बेसिकली कि एक वो आइटम ऐसी दे देते हैं थोड़ी सी डिफ़िकल्ट, जिससे हमारा पूरा क्वेश्चन ख़राब हो सकता है। मीन्स अगर हम रिवैल्यूएशन की कोई डिफ़िकल्ट आइटम उन्होंने दे दी, तो हमारा रिवैल्यूएशन सही नहीं आएगा, फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी सही नहीं आएगा। तो बात समझ आ रही है? तो वो क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन इजी रहेगा, बस एक आइटम हमें क्या दे देंगे, थोड़ी डिफिकल्ट दे देंगे। वो रिवैल्यूएशन से ही आती है जो डिफिकल्ट आइटम होती है। तो वो जो डिफिकल्ट आइटम होती है, जो इंपॉर्टेंट आइटम्स है, कुछ एडजस्टमेंट्स है रिवैल्यूएशन की, वो आज देखेंगे हम। क्लियर है एग्जाम से पहले? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, बेसिक्स जानकारी तो है ही हमारे पास, है ना, कि भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड, और एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड। लाइबिलिटीज़ की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड, और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड। अनरिकॉर्डेड एसेट किस साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड, और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी डेबिट साइड। क्लियर है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में एक बेसिक सी जानकारी और है कि भाई बेसिक सी चीज़ है कि जो भी फर्म के लिए पॉजिटिव चीज़ें होंगी ना, जो भी फर्म के लिए पॉजिटिव चीज़ें होंगी, वो सारी हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। और जो भी फर्म के लिए नेगेटिव चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। जैसे फर्म के लिए पॉजिटिव क्या है कि अगर एसेट्स की वैल्यू पहले 10 लाख थी, अब 12 लाख हो गई, तो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई ना, 10 लाख से 12 लाख हो गई, तो हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ है। लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई, पहले किसी को हमने 10 लाख रुपीज़ देने थे, बट अब निकल के आया कि भाई 8 लाख रुपीज़ ही देने हैं, 10 लाख से 8 लाख, तो लाइबिलिटी कम हो गई, तो हमारे फ़ायदे की चीज़ है, तो वो भी इस साइड आएगी, डिक्रीज इन लाइबिलिटी। एक अनरिकॉर्डेड एसेट, कोई एसेट ऐसा है हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखा था, अब रिकॉर्ड कर लेंगे, तो हमारे फ़ायदे की चीज़ है। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, वो हम किस साइड रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड। और जो भी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव चीज़ें हैं, वो किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड। यहाँ तक क्लियर है? तो ये बेसिक सा रिवैल्यूएशन का फंडा है कि भाई हमें ये पता होना चाहिए कि क्रेडिट साइड और डेबिट साइड क्या आता है। क्लियर है? तो अब कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं इसकी, वो डिस्कस करने हम जा रहे हैं। देखो, सबसे पहली एडजस्टमेंट है, बैलेंस शीट आपको गिवन है, ठीक है, और लिखा है मशीनरी अंडर वैल्यू, मशीनरी दे रखी है 1,10,000 की, और लिखा है मशीनरी अंडर वैल्यूड बाय 10,000। क्लियर है? तो हम रिवैल्यूएशन में इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे? अंडर वैल्यूएशन बाय 10,000 का मतलब ये है कि मशीनरी की जो वैल्यू है वो 10,000 रुपीज़ कम लिखी हुई है। अंडर वैल्यूड बाय 10,000 का मतलब यहाँ पे ये है कि मशीनरी की जो वैल्यू लिखी हुई है ना 1,10,000, इसमें 10,000 वैल्यू कम लिखी हुई है, तो हम क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। तो सही करने के लिए हमें क्या करना होगा, इंक्रीज़ करना होगा। मैं कह रहा हूँ कि इस 1,10,000 में 10,000 कम लिखी हुई है वैल्यू, 10,000 कम लिखी हुई है, मतलब माइनस है, 10,000 कम लिखी हुई है। तो मुझे सही करने के लिए क्या करना होगा, इंक्रीज़ करना होगा मशीन की वैल्यू को। तो मशीनरी की वैल्यू को इंक्रीज़ करना होगा। अभी मैंने बताया एसेट्स इंक्रीज़ करेंगे तो क्रेडिट साइड। तो अंडर वैल्यूड बाय 10,000 जब होगा तो हम इंक्रीज़ कर देंगे। क्लियर है? इंक्रीज़ कर देंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करेंगे, बाय मशीनरी 10,000। क्लियर है? और अगर जनरल एंट्री आ जाए तो जनरल एंट्री इसकी क्या बना दोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और मशीनरी अकाउंट डेबिट। क्लियर है? 10,000 एंड 10,000। इसके बाद देखो क्या एंट्री है कि मशीनरी की वैल्यू दे रखी है 1,10,000, और लिखा हुआ है कि मशीनरी ओवर वैल्यूड हो गई। ओवर वैल्यूड मतलब 10,000 वैल्यू जो है हमने ज़्यादा लिखी हुई है। तो ज़्यादा लिखी हुई है तो हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करेंगे, ऊपर अंडर वैल्यूड था, अब ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड मतलब 10,000 रुपीज़ हमने वैल्यू ज़्यादा लिखी हुई है वहाँ पे। तो सही करने के लिए क्या करेंगे, कम करेंगे। अगर कोई चीज़ कह रहा हूँ मैं कि 10,000 रुपीज़ ज़्यादा लिखे हुए हैं, तो सही करने के लिए क्या करेंगे, डिक्रीज़ कर देंगे उस एसेट की वैल्यू का ना। तो डिक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे टू मशीनरी डेबिट साइड, क्योंकि डिक्रीज़ इन एसेट मैंने बोला था कि रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है? ये सेकंड एडजस्टमेंट है। चलो इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो, थर्ड एडजस्टमेंट। वहाँ पे क्या था कि सीधी वैल्यू गिवन थी, लेकिन अब क्या परसेंटेज गिवन है। क्या परसेंटेज गिवन है, अब क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मशीनरी जो है अंडर वैल्यूड हो गई 10,000, सॉरी 10%, मशीनरी अंडर वैल्यूड बाय 10%।
दैट मीन्स कि भाई मशीनरी की जो वैल्यू है वो 10% कम लिखी हुई है। जैसे मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाता हूँ अभी, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, ठीक है। इसका मतलब समझो आप, ये कह रहे हैं कि ना मशीनरी अंडर वैल्यूड बाय 10%। इसका मतलब ये है कि जो 90,000 ये मशीनरी की वैल्यू लिखी हुई है ना, ये 10% लेस लिखी हुई है, 10% कम लिखी हुई है। क्लियर है? तो मैं मान के चलता हूँ कि जो इसकी रियल वैल्यू थी, मशीनरी की जो असली वैल्यू थी, रियल वैल्यू थी, वो एक्स है मान लो। तो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे कि 10% वैल्यू कम लिखी हुई है, मशीनरी की 10% वैल्यू कम लिखी हुई है। अगर मैं कहूँ कि किसी चीज़ की 10% वैल्यू कम लिखी हुई है, तो इसका मतलब वो वैल्यू कितनी लिखी हुई है, 90%। अगर मैं कहूँ कि किसी चीज़ की वैल्यू 20% कम लिखी हुई है, लेस लिखी हुई है, तो दैट मीन्स उसकी वैल्यू कितनी लिखी हुई है, 80%। ठीक है ना, बात समझ आ रही है? और यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि मशीनरी की वैल्यू जो है वो 10% अंडर वैल्यूड बाय 10%। इसका मतलब ये है कि 10% लेस, 10% कम लिखी हुई है वैल्यू। तो इसका मतलब 10% अगर किसी चीज़ की वैल्यू कम लिखी है, तो ये वैल्यू कितनी लिखी हुई है, ये 90% लिखी हुई है। एक्चुअल जो वैल्यू थी ना, उसका 90% लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि मशीनरी की जो एक्चुअल वैल्यू थी वो एक्स थी, एक्स का 90% कितना आ गया, एक्चुअल वैल्यू का 90% कितना आ गया, 90,000। तो एक्चुअल वैल्यू कितनी आ गई, एक्चुअल वाली वैल्यू मैंने एक्स मानी है, तो 90,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 90, तो एक्स आ गया 1 लाख। मतलब एक्स क्या माना है मैंने यहाँ पे, एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू मतलब जो मशीनरी की रियल वैल्यू थी। बात समझ आ गई? तो मैंने क्या किया यहाँ पे, क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में ये गिवन था कि जो मशीनरी की जो वैल्यू है वो 10% लेस लिखी हुई है। 10% लेस लिखी हुई है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी चीज़ की वैल्यू 10% कम लिखी हुई है, तो दैट मीन्स कि उसकी वैल्यू 90% लिखी हुई है। तो 90%, ये 90,000 जो है 90% है। मतलब एक्स मैंने मान लिया, जो मशीनरी है उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, एक्स थी। तो एक्स का एक्चुअल वैल्यू जो रियल वैल्यू थी उसका 90% लिखा हुआ है, 90,000। तो एक्स एक्चुअल वैल्यू कितनी आ गई, 1 लाख। इसका मतलब 1 लाख की मशीनरी थी और लिखी कितनी हुई थी, 90,000। 1 लाख की मशीनरी थी, लिखी कितनी हुई है, 90,000। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना होगा। तो इंक्रीज़ करने के लिए क्या करेंगे, बाय मशीनरी 10,000 रुपीज़ से इंक्रीज़ कर देंगे, ताकि उसकी रियल वैल्यू आ जाए 1 लाख मशीनरी की। क्लियर है? तो डिफरेंस लिख देंगे 1 लाख माइनस 90,000। बात में आ गई? तो 10,000 हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे रिवैल्यूएशन। सिमिलरली नेक्स्ट जो केस है, नेक्स्ट केस में ध्यान से देखोगे अगर, तो क्या लिखा हुआ है कि मशीनरी की वैल्यू 1,10,000 लिखी हुई है, और लिखा है कि मशीनरी जो है एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है मशीनरी ओवर वैल्यूड हो गई 10% से। ओवर वैल्यूड हो गई 10% मीन्स 10% ऑफ वैल्यू ज़्यादा लिखी हुई है। इसका मतलब ये, अगर मैं कहूँ कि किसी चीज़ की 10% वैल्यू ज़्यादा लिखी हुई है, तो इसका मतलब 110% वो लिखी हुई है वैल्यू, 110% वैल्यू लिखी हुई है। समझिए बात? अगर मैं कहूँ कि किसी चीज़ की वैल्यू 20% ज़्यादा लिखी हुई है, तो दैट मीन वो 120% लिखी हुई है। फिलहाल क्वेश्चन में गिवन है कि ओवर वैल्यूड बाय 10%, मीन्स 10% वैल्यू ज़्यादा लिखी हुई है। तो मतलब जो भी मशीनरी की रियल वैल्यू थी, एक्स थी, उसका ये 110%, 110% लिखी हुई है। बात समझ आ रही है? मैंने एक्स जो मानी है वो रियल वैल्यू मानी है, मीन्स ये जो वैल्यू लिखी हुई है मशीनरी की, ये 110% लिखी हुई है। मतलब 110% लिखी हुई है, क्योंकि 10% ज़्यादा लिखी हुई है। तो एक्स जो एक्चुअल वैल्यू है मशीनरी की, उसका 110% लिखा हुआ है कितना, ये। क्लियर है? तो मशीनरी की एक्चुअल वैल्यू कितनी आ गई, 1,10,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 110। तो मशीनरी की एक्चुअल वैल्यू फिर से कितनी आ गई, 1 लाख। यहाँ तक क्लियर है? तो मशीनरी की एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, वो थी 1 लाख। तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करेंगे, क्योंकि देखो ऊपर मशीनरी की वैल्यू कितनी है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में अगर ध्यान से देखोगे तो मशीनरी की वैल्यू है 1,10,000, और एक्चुअल वैल्यू मशीनरी की कितनी है, 1 लाख। तो मुझे एसेट की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, डिक्रीज़ करनी पड़ेगी मशीनरी की। तो टू मशीनरी लिख के डिक्रीज़ कर देंगे 10,000। क्लियर है यहाँ तक? तो जहाँ भी ओवर वैल्यूड लिखा हो हमें डिक्रीज़ कर देनी है वैल्यू। देखो ओवर वैल्यूड में डिक्रीज़, और अंडर वैल्यूड में हमने इंक्रीज़ वाली साइड डाली है अमाउंट। देखो क्लियर है? ऐसे भी याद कर लो। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखो, इसके बाद नेक्स्ट देखो ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स। ये भी बहुत बार आया है, ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स देखने को मिलता है हमें पेपर में। तो देखो बड़ा ही सिंपल है वैसे तो।
कि बैड डेट्स हो गए 4000 के, एडजस्टमेंट में दिया है बैलेंस शीट में दिए डेटर्स 1 लाख के, और एडजस्टमेंट में बस दिया है बैड डेट्स दिया है 4000 के। तो भाई बैड डेट हो गए, तो अभी मैंने तुम्हें रीवैल्यूएशन में बताया था, रीवैल्यूएशन अकाउंट में मैंने तुम्हें बताया था कि जो भी फर्म के लिए नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ें इस साइड और पॉजिटिव चीज़ें इस साइड, तो बैड डेट हो गई ये हमारे लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। तो बैड डेट हम किस साइड लिख देंगे? बैड डेट लिख दो या फिर टू डेप्टर लिख देना कि डेप्टर जो है कम हो गए, ठीक है ना, डेप्टर कम हो गए कितने के? 4000 के। क्लियर है? ठीक है, बैड डेट ही लिखो, ज़्यादा बेटर है। तो टू बैड डेट कितने के हो गए? बैड डेट 4000 के हमारे क्या हो गए हैं? बैड डेट हो गए हैं। बात में आ गई, सिंपल सा। और न्यू बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे, ठीक है, न्यू बैलेंस शीट अगर हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? न्यू बैलेंस शीट जब नीचे बनाएंगे हम, तो उसमें डेप्टर कितने शो करेंगे हम? डेप्टर 1 लाख माइनस 4000 के बैड डेप्ट, कितने हो गए? 4000 के बैड डेट, तो बाहर दिखा देंगे 96,000। ये न्यू बैलेंस शीट में शो कर देंगे एसेट साइड। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट केस। इसके बाद नेक्स्ट केस क्या है कि क्वेश्चन में तुम्हें एक तो क्या गिवन है? डेप्टर गिवन है 1 लाख, इसमें से 10,000 प्रोविजन हमने कर दी, और हमें गिवन क्या है? 90,000 टोटल डेटर आ गए, ठीक है ना। अच्छा, ये प्रोविज़न क्या होती है? प्रोविज़न क्या होती है कि हमने एक अकाउंट खोला हुआ है कि भाई जो भी बैड डेट्स होंगे ना, ये प्रोविज़न, प्रोविज़न मतलब क्या होता है? एक तरीके से ये मान लो कि एक अकाउंट खोला हुआ है हमने, और जब भी अब बैड डेट होंगे तो इस बैड डेट जो होंगे वो हम इस अकाउंट से रिकवर करेंगे। बात समझाई? एक तरीके के मानो कि रिज़र्व हमने बना के रखा हुआ है, एक्चुअल में रिज़र्व नहीं है ये, ठीक है ना। मतलब हमने पैसे बचा के रखे हुए हैं, एक अकाउंट बनाया हुआ है प्रोविज़न के नाम से, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट, जिसका मतलब क्या है कि भाई अब जब भी बैड डेट होंगे तो इस अकाउंट का यूज़ करेंगे हम उस बैड डेट को रिकवर करने के लिए, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखनी है। चलो देखो इसको कैसे करेंगे। प्रोविज़न दी है 10,000 और बैड डेट कितने हो गए हैं? बैड डेट हो गए हैं कितने? 4,000। 4,000 के बैड डेट हो गए। तो मुझे बताओ हमारे पास प्रोविज़न कितनी थी? हमने पैसे कितने बचा के रखे हुए थे कि अगर बैड डेट होंगे तो यहाँ से रिकवर करेंगे। चलो प्रोविज़न थी 10,000, बैड डेट कितने हो गए? बैड डेट हो गए 4,000 के। तो अब प्रोविज़न कितनी बच गई है? प्रोविज़न बच गई है 6,000। क्लियर है? अब हमारे पास प्रोविज़न ओनली कितनी बच गई है? 6,000 बच गई। तो इस केस में रीवैल्यूएशन में तो आप कुछ मत डालना, रीवैल्यूएशन में कुछ नहीं आएगा, कोई ट्रांजैक्शन रीवैल्यूएशन में नहीं आएगी। क्लियर है? लेकिन जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में क्या होगा? बैलेंस शीट में क्या होगा? आपने क्या दिखाना है? बैलेंस शीट में आपने दिखाना है डेप्टर्स। अब डेप्टर्स हम कितने लिखेंगे? देखो 1 लाख के 1 लाख के डेप्टर थे, 1 लाख के डेप्टर थे, मतलब कि 1 लाख रुपीज़ हमने लेने थे, उसमें से अब 4,000 रुपीज़ हमें नहीं मिलेंगे। 4,000 क्या हो गए हैं? बैड डेप्ट हो गए हैं। तो 4,000 हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे 1 लाख में से। 4,000 चले गए तो कितने बच गए डेप्टर? अब 96,000। और इसमें से माइनस कर देंगे अब जो प्रोविज़न हमारे पास बच गई है। कितनी प्रोविज़न बच गई है हमारे पास? 6,000 की। तो ये हम शो कर देंगे किस साइड? 90,000। तो 90,000 हम यहाँ पे शो कर देंगे। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है यहाँ तक? तो ये हम इसमें शो कर देंगे न्यू बैलेंस शीट में। रीवैल्यूएशन में इस केस में कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट केस देखो इसके बाद। अब देखो बैलेंस शीट में प्रोविज़न कितनी है अब की यार? प्रोविज़न है 10,000, फिर से बैड डेट कितने दे रखे अब की यार? 15,000 दे रखे हैं। तो प्रोविज़न थी हमारे पास 10,000, लेकिन अब की यार बैड डेट कितने हो गए? बैड डेट हो गए 15,000। क्लियर है? तो 5,000 के जो बैड डेट है ना, वो हम रिकवर नहीं कर पा रहे प्रोविज़न से, नॉट रिकवर फ्रॉम प्रोविज़न। तो 5,000 के जो बैड डेट हैं वो हम रिकवर नहीं कर पा रहे प्रोविज़न से। बात समझ आ रही है? तो जो अमाउंट हम नहीं रिकवर कर पाएंगे प्रोविज़न से वो रिवैल्यूएशन में लिख देंगे हम, वो अमाउंट रिवैल्यूएशन में लिख देंगे हम टू बैड डेप्ट करके। टू बैड डेप्ट कितनी?
जो अमाउंट नहीं रिकवर कर पा रहे वो कितनी है, 5000। क्लियर है। जो अमाउंट हम रिकवर नहीं कर पा रहे बैड डेट से वो हम यहाँ पे शो कर देंगे, टू बैड डेट लिख के 5000। इसके बाद न्यू बैलेंस शीट में हम न्यू बैलेंस शीट में क्या शो करेंगे, न्यू बैलेंस शीट, उसमें लिखेंगे हम कि डेप्टर जो थे, मुझे बताओ डेप्टर कितने थे, डेप्टर थे 1 लाख के। 1 लाख में से अब 15,000 रुपीज़ तो कह रहे हैं कि भाई हम आएंगे नहीं, बैड डेट हो गए। 15,000 रुपीज़ के क्या हो गए हैं, बैड डेट हो गए। तो अब कितनी अमाउंट बच गई है, लेफ्ट कितनी रह गई है, 85,000। यहाँ तक क्लियर है कि भाई 1 लाख में से 15,000 तो बैड डेट हो गए, तो 15,000 बैड डेट हो गए, तो लेफ्ट कितनी अमाउंट बच गई है, उसकी 85,000 अमाउंट रिमेनिंग रह गई है। बात समझ में आ गई। और जो प्रोविज़न थी, प्रोविज़न बताओ 10,000 थी, 15,000 हमारे बैड डेट हो गए, तो प्रोविज़न तो अब जीरो बची है ना, प्रोविज़न तो कुछ बची नहीं, प्रोविज़न जीरो हो गई है, प्रोविज़न नहीं बची कुछ, तो प्रोविज़न कुछ माइनस करेंगे नहीं, तो सीधा तुम शो कर दो बाहर की साइड 85,000। क्लियर है यहाँ तक। प्रोविज़न कुछ रही नहीं हमारे पास, तो बाहर शो कर देंगे 85,000। तो ये वाला कौन सा केस था, ये वो वाला केस था जिसमें क्या हो जाए कि भाई बैड डेट जो है वो इतने ज़्यादा हो जाए जो प्रोविज़न से भी ज़्यादा हो जाए, तो वो वाला केस ये था। क्लियर है। और जब बैड डेट कम रहे, जैसे इसमें इसमें क्या था कि भाई प्रोविज़न 10,000 थी और बैड डेट कितने थे 4,000, तो सारी की सारी जो बैड डेट थे वो रिकवर हो पा रहे थे। ठीक है ना, तो उस केस में रीवैल्यूएशन में कुछ नहीं आएगा। बट जब अमाउंट रिकवर नहीं हो पाएगी, जो अमाउंट रिकवर नहीं हो पाएगी प्रोविज़न से, तब जो अमाउंट नहीं हो पाएगी वो रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड आ जाएगी। ये चीज़ याद रखनी है हमने। इसके बाद नेक्स्ट केस देखो ध्यान से कि लिखा हुआ है डेप्टर दिए हुए 1 लाख के और 10,000 की प्रोविज़न दे रखी है, माइनस करके 90,000 के डेटर हमें शो कर रखे हैं। आगे लिखा है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 6%। तो कोई चक्कर नहीं है इसमें, है ना। रीवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाएंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रोविज़न शो कर दो। रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रोविज़न मुझे बताओ। देखो ओल्ड प्रोविज़न जो है वो बैलेंस शीट में गिवन है, वो कितनी है, वो है 10,000। अच्छा, न्यू प्रोविज़न कितनी आ जाएगी, न्यू प्रोविज़न कितनी आ जाएगी 1 लाख पे, 1 लाख पे लगाएंगे ना प्रोविज़न, हमेशा डेप्टर पे लगेगी 1 लाख पे 6%, कितनी आ गई 6,000। तो पहले प्रोविज़न 10,000 थी, अब 6,000 ये कह रहे हैं कि क्रिएट करो, तो प्रोविज़न कितनी हो गई, डिक्रीज़ हो गई। तो लाइबिलिटी, प्रोविज़न एक तरीके से लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी जब डिक्रीज़ होती है तो किस साइड लिखते हैं, बाय प्रोविज़न फॉर, ये लिख लेना पूरा, बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट। क्लियर है यहाँ तक, 4,000 लिख देंगे जो डिक्रीज़ हुई। और बैलेंस शीट में, न्यू वाली बैलेंस शीट में क्या शो करेंगे, न्यू वाली बैलेंस शीट में लिखेंगे डेप्टर कितने हो गए 1 लाख, और प्रोविज़न अब लिखेंगे कितनी 6,000। बात में आ रही है, 6,000 हम प्रोविज़न लिख देंगे और बाहर शो कर देंगे 94,000। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसमें देखो नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट केस देखो, इसके बाद लिखा है कि भाई जो प्रोविज़न है वो 10% रख दी इन्होंने, प्रोविज़न कितनी हो गई 10%। तो इस केस में बताओ ओल्ड प्रोविज़न कितनी थी, ओल्ड प्रोविज़न क्वेश्चन में थी 10,000। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, न्यू प्रोविज़न कितनी है बताओ ध्यान से, न्यू प्रोविज़न कितनी है 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10% कितना आ गया 10,000 आ गया। तो ओल्ड प्रोविज़न भी 10,000 थी और न्यू प्रोविज़न भी 10,000 थी, ओल्ड प्रोविज़न भी 10,000 थी और न्यू प्रोविज़न भी 10,000 थी। तो इस केस में बताओ रीवैल्यूएशन में कुछ आएगा क्या, कोई प्रोविज़न पे इफेक्ट पड़ा, तो ना प्रोविज़न इंक्रीज़ हुई ना डिक्रीज़ हुई, तो रीवैल्यूएशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और बैलेंस शीट में मुझे बताओ कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं, बैलेंस शीट पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो डेप्टर थे वो 1 लाख रुपीज़ के थे, और जो प्रोविज़न है वो उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, प्रोविज़न जो थी वही रहेगी 10,000 की, तो बाहर शो कर देंगे 90,000। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट। चलो इसका नेक्स्ट केस देखो, आपको डेप्टर गिवन है 1 लाख, 10,000 माइनस कर देंगे प्रोविज़न, 90,000 के क्या आ जाएंगे, डेप्टर आ जाएंगे। इसके बाद प्रोविज़न क्रिएट कर रखी है इन्होंने 15%। तो ओल्ड प्रोविज़न कितनी है
ओल्ड प्रोविज़न है 15,000 और इसके बाद ओल्ड प्रोविज़न कितनी है 15,000 और न्यू प्रोविज़न कितनी है मुझे बता दो। न्यू प्रोविज़न कितनी है, सॉरी ओल्ड प्रोविज़न तो बैलेंस शीट में गिवन है, वो कितनी है, सॉरी सॉरी ये है 10,000 और ये कह रहे हैं कि प्रोविज़न क्रिएट करो। अब वो कह रहे हैं कि नहीं प्रोविज़न हमने रखनी है 1 लाख का 15%, यानी कि 15,000 रखनी है। तो अब की यार प्रोविज़न क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है। तो रीवैल्यूएशन में हम क्या करेंगे, जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो किस साइड लिखते हैं, इस साइड। तो लिखेंगे टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। तो कितनी इंक्रीज़ हो गई है, 5,000 इंक्रीज़ हो गई है प्रोविज़न। और बैलेंस शीट में क्या करेंगे हम, बैलेंस शीट में क्या करेंगे, डेप्टर गिवन है 1 लाख के, बट अब न्यू प्रोविज़न जो होगी ना वो लिखते हैं हम यहाँ पे नीचे हमेशा। न्यू प्रोविज़न होगी 15,000, माइनस कर देंगे कितना आ गया 85,000। ये चीज़ याद रखनी है कि हमेशा न्यू प्रोविज़न यहाँ लिख देनी है जो हमने एडजस्टमेंट वाली है। यहाँ तक क्लियर है। चलो जी नेक्स्ट। हाँ, अब ये जो हैं 3 केस जो अब मैं करवाऊँगा ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि क्वेश्चन में दोनों चीज़ें एक साथ आ जाती है कई बार, कि भाई बैड डेट भी दे रखे हैं और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट भी दे रखी है। क्लियर है। देखो डेप्टर दे रखे हैं 1 लाख और 10,000 की क्या दे रखी है, प्रोविज़न। 1 लाख में से 10,000 माइनस किया तो कितना आ गया 90,000। अब की यार बैड डेट भी दे रखे हैं और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट भी दे रखी है। तो रीवैल्यूएशन में अगर ध्यान से देखें हम, मुझे बताओ रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, अच्छा देखो मुझे बताओ ओल्ड प्रोविज़न कितनी है, बैलेंस शीट में देख के बताओ। ओल्ड प्रोविज़न है 10,000, ठीक है। 4,000 के बैड डेट हो गए, बैड डेप्ट हो गए 4,000 के। तो भाई प्रोविज़न जो ओल्ड प्रोविज़न है वो इसीलिए हमने बनाई थी कि जब बैड डेट हो जाएंगे तो वहीं से रिकवर करेंगे। तो 4,000 के बैड डेट हो गए। तो अब ओल्ड प्रोविज़न कितनी बच गई है, जो बैलेंस शीट वाली प्रोविज़न है वो कितनी बच गई है 6,000। बैलेंस शीट वाली प्रोविज़न कितनी बच गई है, मैं लिख देता हूँ आगे, बैलेंस शीट वाली प्रोविज़न बच गई है 6,000। क्लियर है। अच्छा नीचे एडजस्टमेंट में ये कह रहे हैं कि एडजस्टमेंट वाली प्रोविज़न मुझे बताओ, एडजस्टमेंट वाली प्रोविज़न बताओ मुझे। वो कह रहे हैं कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट कितना है 10%। तो न्यू प्रोविज़न इसको कह देता हूँ, एडजस्टमेंट वाली को न्यू प्रोविज़न। तो न्यू प्रोविज़न कितनी आएगी, एक बात याद रखना कि जो प्रोविज़न लगती है वो उस अमाउंट पे लगती है जितने पैसे आने के चांसेस हैं। अब देखो डेप्टर कितने थे, 1 लाख रुपीज़ के डेप्टर थे। तो 1 लाख रुपीज़ में से 4,000 तो क्या हो गए, बैड डेट हो गए। अब कितनी अमाउंट आने के चांसेस हैं भाई, 1 लाख रुपये लेने थे मैंने, 1 लाख रुपीज़ लेने थे, उसमें से 4,000 तो बैड डेट हो गए। अब कितनी अमाउंट आने के चांसेस हैं भाई, 96,000 अमाउंट आने के चांस है। अब तो 4,000 तो बैड डेट हो गए। तो ये चीज़ याद रखनी कि न्यू प्रोविज़न अब किस पे लगेगी, 1 लाख में से 4,000 जो बैड डेट हो गए थे वो माइनस कर देना, क्योंकि जो प्रोविज़न लगती है वो उस अमाउंट पे लगती है जितनी अमाउंट आने के चांसेस होते हैं। क्लियर है। तो 1 लाख में से 4,000 बैड डेट हो गए तो 96,000 आने के चांसेस हैं, तो उस पर हम 10% लगा देंगे और न्यू प्रोविज़न हमारी आ जाएगी 9600। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, तो न्यू प्रोविज़न हमारी आ गई 9600। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा अब इसमें ध्यान से देखो आप कि ओल्ड प्रोविज़न थी हमारी 6,000 और न्यू प्रोविज़न कितनी आ गई 9600। तो प्रोविज़न क्या हो गई है यहाँ पे, इंक्रीज़ हो रही है डिक्रीज़ हो रही है। 6,000 से कितनी हो गई हमारी, बैलेंस शीट में जो प्रोविज़न बच गई थी वो 6,000 ही बच गई थी। 4,000 तो हमारे बैड डेट रिकवर हो गए वहाँ से। तो बैलेंस शीट में अब प्रोविज़न बच गई 6,000 और अब प्रोविज़न हमारे पास कितनी है 9600। समझ आई बात। तो प्रोविज़न क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है। कितनी इंक्रीज़ हो गई है बताओ, कितनी इंक्रीज़ हो गई है, पता है कितनी इंक्रीज़ हो गई है 3600। तो 3600 प्रोविज़न इंक्रीज़ होगी तो लिखेंगे, लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो इस साइड लिखेंगे टू प्रोविज़न 3600। एक बात याद रखना, बैड डेट नहीं लिखेंगे यहाँ पे रिवैल्यूएशन में, नॉट इन रिवैल्यूएशन, नॉट शोन मीन रिवैल्यूएशन, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था ऊपर
कि जो बैड डेट हम रिकवर नहीं कर पाएंगे वो बैड डेट हम लिखेंगे। यहाँ पे तो हम बैड डेट रिकवर कर पा रहे हैं अपनी प्रोविजन से, क्लियर है। तो इस बैड डेट को हम रीवैल्यूएशन में शो नहीं करेंगे, ये चीज़ याद रखनी है। चलो फिलहाल प्रोविजन कितनी इंक्रीज़ हो गई है, 3600 प्रोविजन इंक्रीज़ हो गई है। और बैलेंस शीट में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो बैलेंस शीट हम बनाएंगे तो ध्यान से देखो, डेप्टर हमारे थे कितने, डेप्टर थे हमारे 1 लाख के, लेकिन 4000 के क्या हो गए, बैड डेट हो गए, तो डेप्टर हमारे बच गए 96,000 के। ठीक है, ठीक है। इसमें से माइनस कर देंगे प्रोविज़न, और प्रोविज़न हमेशा मैंने क्या बताई है, न्यू वाली 9600 माइनस कर देंगे, जो आएगा यहाँ लिख देना है, क्लियर है। तो बैलेंस शीट में ये शो करेंगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट केस देखो, सेम वही क्वेश्चन की डेटर दे रखे हैं 1 लाख, प्रोविज़न दे रखी है 10,000 और अमाउंट दे रखी है बाहर 90,000। बैड डेट हो गए 10,000। अब देखो मुझे बताओ ओल्ड प्रोविज़न कितनी थी हमारे पास, ओल्ड प्रोविज़न थी 10,000 की, और बैड डेप्ट भी कितने हो गए, बैड डेप्ट कितने हो गए 10,000 के। तो मुझे बताओ बैलेंस शीट की प्रोविज़न कितनी बची, या बैलेंस शीट की प्रोविज़न को मैं ओल्ड प्रोविज़न कह देता हूँ, वो कितनी बची, नील, कुछ नहीं बचा, जीरो। बात समझ आ गई, जीरो। पर ये एक बात है कि भाई सारे के सारे बैड डेट रिकवर हो गए, तो ये वाले बैड डेट भी रिकवर हो गए हैं सारे, तो इनको भी नोट शोन इन रिवैल्यूएशन। जब सारे बैड डेट रिकवर हो जाएंगे तो नोट शोन इन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में इस बैड डेट को शो नहीं करेंगे। ये तो हम तब करते हैं जब रिकवर नहीं हो पाते प्रोविजन से। तो फिलहाल यहाँ रिकवर हो गए सारे के सारे, तो ओल्ड प्रोविजन हमारी जीरो हो गई है। फिलहाल न्यू प्रोविजन अगर मैं बताऊँ, न्यू प्रोविजन कितनी है, बैलेंस शीट में दे रखा है कि नीचे सॉरी एडजस्टमेंट में दे रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्रिएट करो 8%। तो मुझे ये बताओ 1 लाख रुपीज़ आने थे, डेप्टर थे 1 लाख, उसमें से 10,000 के क्या हो गए, बैड डेट हो गए, तो 1 लाख में से 10,000 अमाउंट तो अब नहीं आएगी, तो कितनी अमाउंट आने के चांस हैं, 90,000। मैंने बताया था कि प्रोविजन जो लगती है वो जितनी अमाउंट आने के चांसेस होते हैं उस पर लगती है, तो 90,000 पे कितने परसेंट, 8% वो कह रहे हैं प्रोविजन क्रिएट करो, तो ये आ गया 7200। 7200 कितनी आ गई है, न्यू प्रोविजन आ गई है 7200। तो प्रोविजन देखो कितनी इंक्रीज हो गई, जीरो से, नील से कितनी हो गई इंक्रीज, 7200, तो प्लस हो गई 7200। तो हम क्या करेंगे रीवैल्यूएशन में, क्या करेंगे रीवैल्यूएशन में हमारी प्रोविजन देखो क्या इंक्रीज होगी ना, प्रोविजन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो डेबिट साइड, और वो जीरो से, ओल्ड प्रोविजन तो हमारी बच गई थी जीरो, बैलेंस शीट वाली प्रोविजन, न्यू प्रोविजन है 7200, तो प्रोविजन इंक्रीज होगी, तो हम लिख देंगे टू प्रोविजन 7200, क्लियर है। और बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं तो बैलेंस शीट में क्या करेंगे, डेप्टर लिखेंगे, डेप्टर तो बताओ 1 लाख के डेप्टर थे, ये 1 लाख रुपीज़ के डेप्टर थे, 10,000 तो बैड डेट हो गए, अब नहीं आएंगे, तो कितने आने के चांस है, 90,000। तो डेप्टर लिखेंगे 90,000 माइनस इसमें से प्रोविजन, प्रोविजन कौन सी, न्यू वाली, न्यू प्रोविजन माइनस कर देंगे, कितनी है 7200, और जो माइनस कर जाएगा यहाँ शो कर देंगे, क्लियर है। चलो जी, ठीक है। हमेशा याद रखना, हर करना क्या है, पहले ओल्ड प्रोविजन लिखो 10,000, उसमें से बैड डेट माइनस कर दो जो एडजस्टमेंट में गिवन है, तो देखो हमारी बैलेंस शीट में प्रोविजन कितनी बच गई, नील बच गई, ठीक है ना, जीरो। फिर तुमने न्यू प्रोविजन निकाल देनी है, न्यू प्रोविजन कैसे निकालेंगे, जितनी अमाउंट आने के चांसेस हैं, 90,000 कैसे आया, 1 लाख माइनस 10,000 जो बैड डेट हो गए, तो 90,000 आने के चांसेस, जितनी अमाउंट आने के चांसेस होते हैं हम उस पर ही प्रोविजन लगाते हैं, तो उसको कितनी है 8%, 7200 आ गया, क्लियर है। चलो जी नेक्स्ट केस देखो, इसके बाद इसमें भी देखो डेटर 1 लाख दे रखे हैं, प्रोविजन 10,000, बाहर हमने 90,000 शो कर दिया। अब की यार बैड डेट 15,000 हो गए हैं, तो ओल्ड प्रोविजन कितनी दे रखी थी क्वेश्चन में, 10,000, लेकिन अब की यार बैड डेट कितने हो गए, अब की यार बैड डेप्ट हो गए हैं 15,000 के, तो माइनस कर देंगे तो 5,000 के क्या आ गए, ये वो बैड डेट है जो रिकवर नहीं हो पा रहे, ये वो बैड डेट है जो रिकवर नहीं हो पा रहे प्रोविजन से, नॉट रिकवर फ्रॉम प्रोविजन। तो जो बैड डेट हम रिकवर नहीं कर पाएंगे प्रोविजन से, इस बैड डेट को क्या करेंगे, मैंने अभी बताया था, इसको हम शो कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, शो इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन
अकाउंट, वो भी किस साइड, क्योंकि ये बैड डेट है, रिकवर नहीं हो पा रहे, हमारे लिए नेगेटिव चीज़ है फर्म के लिए, तो रीवैल्यूएशन में से डेबिट साइड शो कर देंगे। मैं अगर बनाऊँ रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊँ, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में इसे मैं डेबिट साइड लिखूँगा टू बैड डेट, कितनी अमाउंट 5000, जो अमाउंट रिकवर नहीं हो पा रही। क्लियर है? अच्छा जी। इसके बाद न्यू प्रोविज़न की अगर मैं बात करूँ, न्यू प्रोविज़न अगर हम कैलकुलेट करें तो न्यू प्रोविज़न कितनी आ जाएगी। न्यू प्रोविज़न हमेशा किस पे लगती है, जितने पैसे आने के चांसेस होते हैं। तो 1 लाख के बैड डेटर हैं और 15,000 बैड डेट हो गए, तो कितने पैसे आने के चांसेस हैं, 85,000 रुपीज़ आने के चांसेस हैं। तो 85,000, और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट कितना दे रखा है, 12%। 85,000 का 12% कितना आ गया, ये आ गया 8500, ये आ गया 12, है ना। 10,200। क्लियर है? ये कितना आ गया, 10,200। तो 10,200 न्यू प्रोविज़न आ गई है। तो देखो, अगर ध्यान से तुम देखो कि प्रोविज़न जो है वो कितनी बच गई थी, प्रोविज़न कितनी बच गई थी, ठीक है। 10,200 क्या आ गई हमारी, प्रोविज़न आ गई 10,200। अच्छा, ओल्ड प्रोविज़न थी हमारी 10,000, उसमें से 15,000 बैड डेट हमने माइनस कर दिया, 5,000 ये ऐसी अमाउंट आई है जो नॉट रिकवरेबल है, ठीक है, जो रिकवर नहीं हो पा रहे बैड डेट। तो हमारी अगर बैलेंस शीट की मैं प्रोविज़न की बात करूँ, बैलेंस शीट में जो प्रोविज़न थी वो हमारी अब कितनी बची, नील, कोई प्रोविज़न बची ही नहीं है हमारे पास बैलेंस शीट में। लेकिन न्यू प्रोविज़न हमारी कितनी आ गई है, ये 10,200। तो प्रोविज़न कितनी ऐड हो रही है, 10,200, जीरो से, ये जीरो थी, जीरो से कितनी हो रही है, 10,200 ऐड हो रही है, तो प्लस हो रही है, प्रोविज़न इंक्रीज़ हो रही है, लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है, तो किस साइड लिखते हैं, डेबिट साइड, टू प्रोविज़न 10,200। यहाँ तक क्लियर है। और जब बैलेंस शीट की बात करेंगे, बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट में क्या आ जाएगा, डेप्टर्स, बताओ डेप्टर्स कितने थे, डेप्टर्स थे 1 लाख रुपीज़ के डेटर थे, उसमें से 15,000 क्या हो गए, बैड डेट हो गए, 15,000 बैड डेट हो गए, तो डेटर्स जो बच गए वो 85,000 के डेटर्स बच गए, ठीक है। अब इसमें से मैंने क्या कहा है, माइनस करनी है हमेशा न्यू प्रोविज़न, न्यू प्रोविज़न मतलब नीचे एडजस्टमेंट वाली 10,200 है, वो माइनस करके यहाँ शो कर देंगे। क्लियर है? तो इस वाले में चीज़ हमें जो याद रखनी है वो क्या है, बेसिकली वो ये पॉइंट है कि जो अमाउंट रिकवर नहीं हो रही प्रोविज़न की, प्रोविज़न से बैड डेट, जो बैड डेट रिकवर नहीं हो पा रहे, ये बैड डेट हमने शो कर देने रीवैल्यूएशन में, कहाँ पे, डेबिट साइड, ये चीज़ याद रखनी है इसमें, ठीक है। चलो, इसके बाद नेक्स्ट देखो, बैड डेट्स के प्रोविज़न की ये 3-4 ही केस थे, ये जो इम्पोर्टेंट थे, जिसमें दोनों चीज़ आ रही थी ये वाले। एक तो ये इम्पोर्टेंट था, क्लियर है। इसमें क्या था, याद रखना कि बैड डेट्स, जो ओल्ड प्रोविज़न थी 10,000 थी, और बैड डेट कितने हो गए थे, 4,000। तो ओल्ड प्रोविज़न हमारी 6,000 बची थी, समझी बात। और न्यू प्रोविज़न हमारी टोटल कितनी आ गई थी, 9,600। किस पे लगाई थी हमने, 1 लाख के डेटर थे, 4,000 बैड डेट हो गए, इसमें से 96,000 अमाउंट रिमेनिंग बची थी, जो जिस पे पैसे आने के चांसेस थे। तो 96,000 हमने, मतलब प्रोविज़न हम उस पर लगाते हैं जितने पैसे आने के चांसेस होते हैं, क्लियर है। 10% उस पर लगे, 9600 आ गए। तो 6,000 जब ओल्ड प्रोविज़न बची थी, न्यू प्रोविज़न है 9600, तो 3600 इसमें ऐड करेंगे, अभी जाके ऐड करेंगे तो मतलब इंक्रीज करेंगे प्रोविज़न को, तो इधर लिखेंगे, क्लियर है। एक ये केस इंपॉर्टेंट था, एक ये केस। इसके अंदर क्या था कि जितनी ओल्ड प्रोविज़न थी उतनी ही बैड डेट थे, तो बैड प्रोविज़न जीरो बच गई थी, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखनी। और ये केस जो अभी लास्ट कराया मैंने, ये सबसे इम्पोर्टेंट था। इसके बाद कई बार एडजस्टमेंट ये भी देखने को मिलती है हमें, बहुत बार, कि भाई बिल ऑफ एक्सचेंज वाली एडजस्टमेंट, ये भी हमें देखने को मिलती है, क्लियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें ये बता दूं कि बिल ऑफ एक्सचेंज का थोड़ा प्रोसीजर कैसा था। लास्ट ईयर हमने पढ़ा हुआ है वैसे, कि ए, ठीक है ना, ए मान लो या फर्म मान लो, ये हमारी फर्म है, पार्टनरशिप फर्म। हमने बिल ड्रॉ किया किसी पे, मतलब हमने गुड्स सोल्ड किए क्रेडिट पे, गुड्स सोल्ड किए
क्रेडिट पे, ठीक है। और वो कह रहा है कि मैं जो पेमेंट करूँगा, एक मान लो डी एक पर्सन है, ये डी कह रहा है मैं पेमेंट करूँगा आफ्टर 2 मंथ। पेमेंट क्या करूँगा? पेमेंट करूँगा आफ्टर 2 मंथ, ठीक है। तो हमने एक बिल ड्रॉ कर दिया, एक बिल ड्रॉ कर दिया, बिल ड्रॉ कर दिया, और इसने क्या कर लिया? वो एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट करके वो बिल क्या कर दिया? वापस कर दिया। अब हम इसके बाद 2 महीने के बाद जाएंगे और वो बिल दिखाएंगे और उस बिल के बदले पैसे ले लेंगे। क्लियर है? बिल ऑफ एक्सचेंज, इसी डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ड्रॉ का मतलब क्या है कि एक डॉक्यूमेंट हमने तैयार किया, रिटर्न डॉक्यूमेंट, और उसके अंदर हमने क्या लिखा कि भाई ये जो डी है, ये सामने वाला डी, ये 2 महीने के बाद पैसे हमें पे करेगा, ये सारी डिटेल इसमें लिख दी। और ये बिल ड्रॉ करके किसको दे दिया? हमने डी को दे दिया, और डी ने एक्सेप्ट करके किसको दे दिया? फर्म को दे दिया। क्लियर है? तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज ये हो गया। अच्छा, लेकिन हमें क्या है कि हमें पैसे की जरूरत पहले ही पड़ गई, तो हमने वो बिल जाके बैंक से डिस्काउंट करा दिया। बैंक को कहा कि भाई हमें पैसे चाहिए, पर हमारे पास कुछ चीज़ गिरवी रखने के लिए नहीं है। तो हमने कहा कि एक बिल है हमारे पास, बट क्या है? एक हमारे पास बिल है, ठीक है। ये बिल मान लो कुछ मान लो 10,000 का बिल था, 10,000 का बिल था। तो बैंक क्या कर रहा है कि भाई ठीक है, बैंक हमें क्या करेगा? इमीडिएटली अभी पैसे दे देगा, बट कुछ पैसे काट के, जैसे फॉर एग्जांपल 9500 रुपीज़ उसने दे दिए। और बैंक क्या करेगा? हमने बिल जो था वो 10,000 का किसको दे दिया? बैंक को दे दिया। अब बैंक क्या करेगा? आफ्टर द मेच्योरिटी ऑफ बिल, मतलब कि भाई आफ्टर 2 मंथ डी के पास जाएगा और डी से पैसे ले लेगा। क्लियर है? जो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जब हमने बिल दिया था बैंक को और बैंक ने हमें पैसे दे दिए थे, इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, ठीक है। यहाँ तक चलो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये एडजस्टमेंट देखो क्या है बेसिकली। चलो अब देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज समझ में आ गया। लिखा है 4,000 बिल ऑफ एक्सचेंज वाज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक। तो हमने एक बिल डिस्काउंट करा रखा था बैंक से। अब बिल डिस्काउंट का मतलब समझ रहे हो तुम? कि मतलब मेरे पास एक बिल था, फर्म के पास एक बिल था, फर्म ने वो बिल बैंक को दिया था, और बैंक ने हमें पैसे दे दिए थे इमीडिएटली। और बैंक जो है कुछ टाइम मैच्योरिटी बाद, जब बिल की मैच्योरिटी हो जाती है ना, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी वो डी के पास जाता और डी से पैसे ले लेता। समझ आ रही बात? यहाँ पे जो लिखा हुआ है डिस्काउंटेड विद द बैंक, डिस्काउंटेड विद द बैंक का मतलब मैं बता रहा हूँ कि हमने बिल जो था वो बैंक को दिया और बैंक ने हमें पैसे दे दिए, ठीक है। और बैंक जो है मैच्योरिटी पे, मैच्योरिटी मतलब आफ्टर 2 मंथ जितनी बिल पे डेट थी, वो बिल लेके जाएगा डी के पास और डी को कहेगा मुझे वो पैसे दे दो। क्लियर है? ठीक है। तो हमने एक बिल डिस्काउंट करा रखा था बैंक से, कितने का? 4,000 रुपीज़ का बिल डिस्काउंट करा रखा था। ये तो प्रीवियस इंफॉर्मेशन है, इसका भी कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। लिखा है वाज डिसऑनर्ड ऑन 31 मार्च 2023। बट वो बिल क्या हो गया? वो बिल डिसऑनर हो गया। मतलब कि बैंक जब पैसे लेने गया ना डी से, तो डी ने मना कर दिया कि पैसे देने को मना कर दिया। क्लियर है? तो इसको क्या कहते हैं? बिल डिसऑनर। जब सामने वाला बिल के पैसे देने से मना कर दे तो उसे बिल डिसऑनर कहते हैं। अब देखो, बैंक को पैसे नहीं मिले डी से, तो बैंक तो पैसे लेगा। बैंक किससे पैसे लेगा? बैंक फर्म से पैसे लेगा। तो हमें बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे माइनस कर लिए होंगे, फर्म से पैसे ले लिए, मतलब हम बैंक ने हमारे अकाउंट से उतने पैसे माइनस कर दिए होंगे, ठीक है। क्योंकि बैंक तो पैसे लेगा, बैंक किससे लेगा? बैंक को जब डी नहीं दे रहा पैसे, तो बैंक फर्म से पैसे लेगा। तो बैंक फर्म से पैसे लेगा तो हमारा जो बैंक बैलेंस था वो माइनस हो जाएगा, वो डिक्रीज़ हो जाएगा। मतलब हमें 4,000 रुपीज़ बैंक को पे करने पड़ेंगे। अच्छा, और हम किससे लेंगे? हम लेंगे भाई डी से। डी ने बिल के पैसे नहीं दिए ना, हम पैसे किससे लेंगे? डी से। तो हमारे क्या हो जाएंगे? डेप्टर इंक्रीज़ हो जाएंगे। हमारे डेप्टर, डी हमारा डेप्टर हो गया कि भाई जिससे पैसे लेने हैं, तो हमारे डेप्टर क्या हो जाएंगे? इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो कहने का मतलब, रीवैल्यूएशन की अगर मैं बात करूँ तो रीवैल्यूएशन में हमें क्या देखने को मिलेगा? मैंने बताया कि हमारे डेप्टर इंक्रीज़ हो जाएंगे
तो डेप्टर इंक्रीज हो जाएंगे। डेप्टर इंक्रीज का मतलब क्या है कि जब एसेट इंक्रीज होता है तो हम इस साइड लिखते हैं, बाय डेप्टर लिख देंगे, 4000 के हमारे डेप्टर इंक्रीज हो जाएंगे। क्लियर है? अच्छा, और हमारे बैंक से पैसे जाएंगे, ये हमारे लिए नेगेटिव चीज़ है। मैंने क्या कहा था कि जो भी नेगेटिव चीज़ें होंगी वो इस साइड, तो लिखेंगे टू बैंक, हमारे पास से पैसे चले जाएंगे 4000। यहाँ तक बात क्लियर होगी? ठीक है, चलो। इसी इसी में ना एक अगर मैं एडजस्टमेंट ऐड कर दूँ इसी में, कि इसमें एक और एडजस्टमेंट दे रखी है कि प्रोविज़न क्रिएट करने को कह रहे हैं वो, मान लो 10% प्रोविज़न क्रिएट करने को भी कह रहे हैं वो। तो इसी एडजस्टमेंट में क्या हो जाएगा फिर, तो हमें प्रोविज़न क्रिएट करनी पड़ेगी, तो लिखेंगे टू प्रोविज़न। अब देखो 1 लाख के डेप्टर थे, 10% कह रहे हैं प्रोविज़न और क्रिएट करो, तो देखो 1 लाख रुपीज़ के डेटर थे, लेकिन 4000 के और डेटर हमारे इंक्रीज़ हो गए ना। मैंने क्या कहा है कि प्रोविज़न किस पे लगती है, जितने पैसे आने के चांसेस हैं। तो प्रोविज़न जो लगेगी वो 1,04,000 पे लगेगी। 1,04,000 पे 10% कितना आ गया, 10,400। कमाल की बात यह है कि बिल रिसीवेबल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बिल रिसीवेबल का हमने कुछ नहीं करना है इसमें। हमें लगता है कि बिल रिसीवेबल पे भी कुछ ऐड वैड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, बिल रिसीवेबल पे हमने कोई इफेक्ट नहीं डालना। समझ आई बात? क्लियर है ये पॉइंट? तो ये रिवैल्यूएशन में इसका इफेक्ट होगा। तो ये थोड़ी डिफ़िकल्ट सी आइटम थी कुछ, जो मुझे लगती थी कि भाई एक आधी आइटम भी इसमें से अगर आ जाती पेपर में तो क्या होता है कि हमारा पूरा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं। क्लियर? तो ये सारी आइटम्स आप एक बार रिवाइज करके ज़रूर जाना। ठीक है, इनमें से कोई भी आइटम अगर आ जाए तो आप इजीली सोल्व कर पाओ, क्योंकि एक आइटम भी अगर रिवैल्यूएशन की हमारी गलत होगी तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट गलत, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी गलत ही आएगा फिर, है ना, रॉन्ग आएगा। तो 6 मार्क्स फिर हमें नहीं मिलेंगे, पूरे स्टेप मार्किंग फिर हो जाएगी। क्लियर है? तो ये आइटम एक बार ज़रूर रिवाइज करके जाना।